मुसीबतें हैं भाई। अच्छा भाई, बीच से शायद लेक्चर टूट गया, कब पता नहीं कब वीडियो बंद हो गई। खैर 2 मिनट रुकना भाई। अच्छा, तो हम डिस्कशन कर रहे थे हम 5 पार्टिकल्स पर आ गए। अब वो 5 पार्टिकल्स हैं, उन 5 पार्टिकल्स की जो स्पीड है हमारे पास वो 5वीं स्पीड है। यार इसको nth मत समझना है, इसको सिर्फ n ही समझना, nth नहीं समझना है, n समझना है। यानी 5 पार्टिकल हैं उन 15 पार्टिकल्स में से जिनकी स्पीड क्या है, v अरे भाई 5v0। ठीक है, सॉरी ये 5 पार्टिकल नहीं, ज़्यादा फ्री हो गया मैं। ये आखिरी पार्टिकल बचा भाई, देखो 5 4 9, 9 3 12 और 2 14, तो एक आखिरी बचा। उस वो जो मूव कर रहा है ना, वो इसके 5 के मल्टीपल मूव कर रहा है, यानी वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा। तो यानी उसके 5 के मल्टीपल हो गया है, यानी इतना ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। तो डाटा समझ में आ गया। अगर डाटा समझ में नहीं आया तो दोबारा से पीछे से रिज्यूम करो और एक बार डाटा को समझ लो। अगर डाटा समझ में आ गया तो आगे की पूरी जो डेरिवेशन है वो आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगी। पूरा एक बार डाटा सही से समझ लेना और दिमाग में बिठा लेना। अच्छा भाई, अब आ जाओ ज़रा, एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझाना है, ठीक है? या बल्कि काम ये करते हैं, नहीं, जब काम आएगा तब समझाएंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, मैं देखो एवरेज और मीन दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? वी एवरेज, ठीक है? अरे भाई फोकस हो जाओ यार, एक सेकेंड, ठीक है? तो एवरेज क्या है, एवरेज सेम चीज़ है। तो अब यहाँ पे हम एवरेज निकालेंगे और डाटा को देखते हुए एवरेज निकालते हैं, ठीक है? तुम लोगों के सामने मैं कोई कहीं कुछ देख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली काम करवाना सिखा रहा हूँ। अरे मेरी की ज़ात कौन होती है सिखाने वाले, ये देखो दोबारा अंधेरा हो गया भाई। अच्छा, 2 पार्टिकल्स हैं, उनकी स्पीड क्या है, v2v1। अभी क्या कहते हैं, 2 पार्टिकल्स की स्पीड v1। अभी इस वाली स्पीड को मत देखना भाई प्लीज़। 2 पार्टिकल जिनकी स्पीड है v1, 3 पार्टिकल हैं, प्लस कर लेते, 3 पार्टिकल हैं जिनकी स्पीड है v2, फिर 5 पार्टिकल जिनकी स्पीड है v3। मैंने पूरा डेटा समझाया है, फिर मैं ये काम कर रहा हूँ कि मैंने v4 और 4v0 क्यों कहा। चौथा, 4 पार्टिकल जिनकी स्पीड v4 और 1 पार्टिकल है यतीम जिसकी स्पीड है v5, और एक भी चलो लगा देते हैं भाई, ठीक है? और इसको डिवाइड किससे करेंगे? अब कुछ लोग होंगे जो इसको उठा के 5 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? 1 2 3 4 5 5 5 से डिवाइड करा देंगे। तो अब क्या होगा कि वो हजरात जब इसको 5 से डिवाइड करा देंगे तो उनका पूरा मीन गलत है। क्यों जनाब? यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लेना, मैं बिल्कुल बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ यार, तो मसला हो सकता है। मिसाल के तौर पर इस वाली वैल्यू को ले लेते हैं, v2 प्लस v2 प्लस v2। तो ये जो v3 आया है, ये इन तीनों को ऐड करके आया है 3v3। यानी यहाँ पर एक मौजूद नहीं है, यहाँ पे 3 चीज़ें मौजूद हैं। तो 2 3 5 5 और 10 10 और 4 14 और 1 15। तो ये 15 से इसको डिवाइड करना है, ना कि 5 से, ठीक है? बात समझ में आ गई? और इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक? इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ जाऊँ मैं। अब वी एवरेज हम काम कर रहे हैं और 2v1 है, ठीक है? 2v1 है और v1 की वैल्यू है v0 प्लस 3v2 है, v2 की वैल्यू है 2v0।
5v3 है, v3 की वैल्यू है 3v0, 4 की वैल्यू है 4 है, और v4 की वैल्यू हमारे पास 4v0, और v5 की वैल्यू 1 एज इट इज़ 1 पार्टिकल है हमारे पास, और v5 की वैल्यू है 5v0। ठीक है, 15। अब ये टोटल जो हमारे पास आएगा 2v0 हो गया, 3 2 6v0 हो गया, 5 3 15v0 हो गया, 4 4 16v0 हो गया, और 1 5 5v0 हो गया, और ये आ गया 15, 44/15 आ गया, v0 सब में कॉमन है तो v0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी समझ लेना भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबको ऐड किया, 15 से डिवाइड करवाया 44। मिसाल के तौर पे आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है, इसको याद रखना, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है, इसका काम आएगा अभी। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है, ये वाली चीज़ आ जाती है। ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल मिसाल के तौर पे लिखा हुआ आ गया, और उस न्यूमेरिकल में क्या कहा हुआ है, इसी टाइप का कोई न्यूमेरिकल आ जाता है कि फ़लाँ की स्पीड इतनी है, फ़लाँ की स्पीड इतनी है, और स्टैंडर्ड हमने इतनी स्पीड ले ली। हमने क्या किया कि 44v0/15 हमारा क्या आ रहा था, मीन कांस्टेंट आ रहा था। अभी मैंने मीन कांस्टेंट क्या बोला, ये सर ने नहीं बताया हो, ना ही कोई और बताएगा। मीन कांस्टेंट क्या है, ये क्या है, ये पूरा हमारे पास है मीन, लेकिन मीन में ये जो चीज़ है ना, ये कोफिशिएंट है किसका, v0 का, और ये वैल्यू जो है, नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया हमारे पास मीन कांस्टेंट। बात समझ में आई या नहीं आई समझ में, ऊपर से गुजर गई? ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ समझाई है, हो सकता है उठा के पूछ लें, इस ये वाला क्वेश्चन नहीं देते, उठा के बोल रहे हैं इसमें मीन कांस्टेंट क्या है। ठीक, तो ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ समझाई है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे दे दिया जाए 44 है, और v0 भी आपको गिवन है 4 मीटर/सेकंड है, तो सिर्फ सपोजिशन पे नहीं चलो ना यार, मतलब थोड़ा सा उसको रियलिटी में भी थोड़ा सा इमेजिन कर लो। तो उन पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी? ठीक, 44/15 हमारे पास मीन कांस्टेंट है, 4 हो गया, तो एवरेज जो आया हमारे पास वो क्या आएगा, 11.73, 11.7 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक, माशाल्लाह से तकिया गिलाफ से मैं बोर्ड साफ़ कर रहा हूँ, मेरी अम्मा ने देख लिया ना, बस खैर हो जाएगी मेरी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो पहले समझा दूँ, फिर वो जो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखवाई थी ना, वो समझाऊँगा मैं। इक्वेशन नंबर 1, कॉन्सेप्ट समझाया नहीं, प्रोबेबिलिटी। अच्छा भाई, पाकिस्तान में जो निज़ाम है ना, वो निज़ाम है इम्पोर्टेंट का निज़ाम, कि फ़लाँ चीज़ इम्पोर्टेंट है, फ़लाँ चीज़ इम्पोर्टेंट है। और माशाल्लाह से पाकिस्तान में इंटर के पेपर्स की डेट ही सदियों में डिसाइड होती है कि इंटर के पेपर्स कब होंगे, इसीलिए जाहिर सी बात है उसी का जो असर होता है ना वो स्टूडेंट पे ही पड़ता है। तो उसका असर ये आता है कि स्टूडेंट कहते हैं यार एंड में तैयारी कर लेंगे, फिर फ़लाँ प्रोफेसर से पूछ के कोई चैप्टर छोड़ देता है, कोई चैप्टर छोड़ देता है। इसका नुकसान ये होता है कि आगे जो चीज़ें हम पढ़ते हैं हमें वहाँ पे यूज़ आ जाता है। हमारे इंटर की बुक में सेकेंड ईयर में एक चैप्टर होता है, मैंने सेकेंड ईयर में पढ़ा था भाई, पता नहीं तुम लोगों ने किस में पढ़ा होगा, तो हो सकता है फर्स्ट ईयर में आ गया हो, लेकिन मैंने जो बुक में पढ़ा था हमारा चैप्टर 7 था, जिसका नाम था कम्बिनेशन परम्यूटेशन विद प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पतली वाली बुक थी, मोटी वाली बुक आसान है, लेकिन पतली वाली जो बुक है ना, जो वो धरा थोड़ा सा ऐसी दुबली टाइप की एक बुक थी हमारी, ऐसी रेक्टेंगुलर शेप की। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी क्या है समझना, मिसाल के तौर पर एक डाइस है,
सबसे पहले इसका जेड एक्सिस सपोज करो, यानी एक ये सामने वाला, एक इसके पीछे वाला, ठीक। डाइस यानी छक्का, लूडो खेलते हो ना, लूडो का छक्का, ठीक है। आपने क्या किया, छक्का घुमाया। जब आपने छक्का घुमाया तो उसमें टोटल पॉसिबिलिटी आपने 6 बार घुमाया। मिसाल के तौर पर आपका नसीब बड़ा अच्छा था, पहली बार पैर 1 आ गया, दूसरी बार 2 आ गया, तीसरी बार 3 आ गया, चौथी बार 4 आ गया, पाँचवीं बार 5 आ गया, छठी बार 6 आ गया। मैक्सिमम भी पॉसिबिलिटी है कि 6 चीज़ें आ सकती हैं, इससे ज़्यादा आ नहीं सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा डाइस में है ही नहीं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर मैक्सिमम जितने आउटकम्स आ सकते हैं, और एक बारी में एक ही कोई चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो 1 से डिवाइड करा दिया, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। समझ में आ रही है बात? पक्का 50-50। आगे चलते हैं, तकिया गिलास से साफ कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों समझाया है, इक्वेशन 1 को दोबारा से रीराइट करते हैं। सर ने कहा था ना रीराइट इक्वेशन 1, तो वही काम करते हैं। क्यों कर रहे हैं अब मैं बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। रीराइट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मैंने पहले लिखवाई थी, दोबारा से लिखवा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थी इक्वेशन 1। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एलसीएम डिवाइड कर देता हूँ। एलसीएम डिवाइड यानी देखो ये जो 15 है ना, ये इसका सब पर हक है, ऊपर जितनी भी वैल्यूज है इसका 15 पर सबका हक है, सबका बराबर से भाईचारगी है। तो ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, सबके पास है। तो मैं क्या करता हूँ, वी एवरेज 2v1 अपॉन 15, 3v2 अपॉन 15, 5v3 अपॉन 15, 4v4 अपॉन 15, 1v। भाई सॉरी अगर मार्कर मेरा ख़राब चल रहा हो तो, थोड़ा सा मार्कर में इंक कम हो रही है, अब इंक डालने चला गया तो 50 साल लग जाएंगे मुझे, ठीक है। ये क्या हुआ, ये मैंने एलसीएम को ब्रेक करा दिया। अब मेरी एक और बात समझना, ठीक है। जिस तरीके से मैंने कहा था डाइस में 6 में से 1 की पॉसिबिलिटी होती है, यानी एक ही प्रोबेबिलिटी कहता है, प्रोबेबल कहता है मुमकिन, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर, मुमकिनात, ठीक। तो हमारे पास 15, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी देखो 15 पार्टिकल्स हैं, उनमें से 2 की प्रोबेबिलिटी है कि वो वी स्पीड नंबर 1 के साथ घूमेंगे। 15 पार्टिकल्स में से 3 पार्टिकल्स ही पॉसिबल हैं जो V2 के साथ घूमेंगे। 15 पार्टिकल्स में से 5 पार्टिकल्स ही पॉसिबल हैं जो V3 के साथ घूम सकें। 15 पार्टिकल्स में से 4 पार्टिकल्स हैं जो V4 के साथ घूम सकें। 15 पार्टिकल्स हैं जो 15 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा है जो कि V5 वेलोसिटी के साथ चल सकता है। तो अब जनाब वाला, अब ये देखें यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ यहाँ पर एक वाली कोई ले लेता हूँ, क़िबला मैं ले लेता हूँ V3, तो 5v3 अजीज़ाने गिरामी ये ले लेते हैं हम, ठीक है।
तो मैं थोड़ा सा इसको यूँ लिख देता हूँ अलग ना। ये क्या है, ये 15 में से 5 मुमकिन है कि ये V3 के साथ घूम सकें। तो अजीज़ान मोहतरम, ये है पॉसिबिलिटी या कह लो इसको प्रोबेबिलिटी आसान समझ में, ठीक है। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? पार्टिकल नंबर 3 की प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास V3 होगी। तो V3, तो ये चीज़ समझ में आई होगी समझ में, ठीक है। तकिया गिलाफ किस लिए? साफ साफ है, अभी धो के रखा था, उससे मैं साफ करना, ठीक है। अब ये जो है ना, ये पार्टिकल नंबर 1 है हमारे पास, ये पार्टिकल नंबर 2 है हमारे पास, ये पार्टिकल नंबर 3 है हमारे पास, ये पार्टिकल नंबर 4 है हमारे पास, और ये पार्टिकल नंबर 5 है हमारे पास। आप समझते ना सब? अरे भाई ये तो ये शेड का बड़ा मसला है यार, ठीक है। 15 में से 2 की पॉसिबिलिटी है, तो P1 हो गया, ये V1 हो गया। 15 में से 3 प्लस कर लिया, ये P2 हो गया, ये V2 हो गया। V3 पार्टिकल नंबर 3 का, तो प्रोबेबिलिटी नंबर 3 हो गई। ये P4 V4 मतलब चौथे पार्टिकल की स्पीड V4, जो 4 पार्टिकल, हाँ भाई जो भी है ना, उसकी V4 और उसकी प्रोबेबिलिटी P4, और ये P5 V5। लेकिन भाई मिसाल के तौर पे एक ऐसा सैंपल दे दिया है इसमें ज़्यादा हूँ, अब उसमें कितना ज़्यादा होंगे, डॉट 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 प्लस PN VN। उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वाली चीज़ को समझा दिया जाए। अब्दुल्ला भाई आपको समझ में नहीं आई थी तो आप समझ लीजिएगा, सकलन तो हमारे लिए तो पूरा लेक्चर ही है भाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो पीछे करके देखो, और ना आगे जाकर मसला होगा जो मैं चीज़ करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको भी मिटा देता, अब इसका कोई काम नहीं है। अब मेरे पास बहुत सारी स्पीड्स आ चुकी हैं, बहुत सारी स्पीड्स आ चुकी हैं। एक ऐसा सैंपल सपोज कर लो भाई जनाबे वाला, अजीज़ाने गिरामी, ऐसा सैंपल सपोज कर लें कि आपके पास उसमें 4-5 पार्टिकल्स नहीं है, उसमें ज़्यादा पार्टिकल हैं। इतने पार्टिकल, मिसाल के तौर पर 100 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए, मैं सबको गिनता रहूँ, तो मैं सबको उठा के सम कर दूँगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, समेशन का निशान लगाऊंगा, ठीक है, और PI VI हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, 1-2 न्यूमेरिकल में ना, 1 या 2 न्यूमेरिकल जिससे इस डेरिवेशन का या इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट जहन में बैठ जाए, मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। और मैंने करवाया भी था यार, लेकिन क्या बोलूँ, अब ये देखो इस वीडियो में भी दो हिस्सों में टूट गई ये वीडियो, ठीक है। अब एक ऐसी कंडीशन है जो रियल कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन आइडियल थी, किसी भी गैस में काउंटेबल पार्टिकल्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना यार, गर्मी शदीद लग रही है मुझे सख्त। खैर फजर हो गई है लगता है, क्या कर रहा था खुद ही भूल गया। हाँ, तो ये क्या है, मैंने सबको ऐड कर दिया, लेकिन अब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट रेंज में आ गए, और जो कि एक रियल कंडीशन है, एक गैस में इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं, गिन नहीं सकते हम उसे। तो V एवरेज उस सूरत में इंटीग्रल की सूरत इख्तियार कर जाएगा, और एक वेलोसिटी नंबर 0 से लेके वेलोसिटी V तक, जितनी भी वेलोसिटी हो, हम क्या करेंगे, PV हो जाएगा, और V और डेरिवेटिव ले लिया V के रेस्पेक्ट, ठीक है। ये बहुत छोटे से डिफरेंस को शो कर रहा है, यानी उन पार्टिकल्स के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत माइनर है, बहुत छोटा डिफरेंस है, ये बेसिकली डिफरेंस कोई शो करता है ना। इससे भी रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था
जो मुझे कराना था सेकंड वीडियो में, ठीक है। इन दोनों से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, ताकि ये फार्मूला है क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे मुझे पता है, अभी लिख तो दिया है, दिमाग में समझ में नहीं आ रहा होगा ये है क्या, ये सॉल्व कैसे होगा। तो इसका एक न्यूमेरिकल जब करा दूंगा ना तो वो सॉल्व करना आ जाएगा। फर्दर ये है कि मैंने इंटीग्रेशन में हाउ टू सॉल्व द लिमिट्स और समेशन वाली चीज़ों के भी दोनों के लिंक्स दे दिए हैं, उनको जाके गो थ्रू करो, समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब क्या रह गया, अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाना है, फिर आपका मामला एंड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीन है। मैं पहले ही बताऊँ तो सही से समझ लेना, वैसे तो समझा हुआ होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं आता समझ में तो RMS को समझ लेना। RMS क्या होता है? RMS से मुराद है, R से मुराद होता है रूट, मीन से मुराद होता है, M से मुराद होता है मीन, S से मुराद होता है स्क्वायर। तो रूट, मीन, स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसे नंबर का मीन लूँ, एक सेकंड, नंबर डिसाइड कर लेते हैं पहले, 7 4 11 और 5 16, ठीक है। मिसाल के तौर पे 7 4 और 5, मैंने जानबूझ के ऐसा नंबर लिया जिसका मीन और RMS हमारे पास एक परफेक्ट वैल्यू आ जाए, प्रॉपर आए वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, ये 16 आ गया मेरे पास, तो मैंने लिख लिया 16। मुझे मीन निकालना है, 1 2 3, 3 से डिवाइड करा दिया। ना 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 ना, गलत कर रहा हूँ। भाई यहाँ पे एक काम करते हैं ना, 7 4 11 53 लगा लेते हैं। भाई मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। 64 हो गया, 53 कर लिया। भाई 3 नंबर हैं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अब मैंने क्या किया, मीन निकाला इसका, तो 3 आ गया, 3 बनता 3 16 ज़ा 64, तो 16 आ गया। अब मैंने मीन भी ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका स्क्वायर ले लूँगा, दोबारा गलती कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर रूट भी लेना है, ठीक। बात समझ में आ रही है? यानी आपने मीन लेना है, फिर मीन का स्क्वायर भी लेना है, और फिर उसका रूट भी लेना है, तो ये कहलाएगा रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? पक्का?